नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच कहाँ है? अस्थाई बेंच पूछ लिया है, तो अस्थाई बेंच जो है पटना उच्च न्यायालय का कोई अस्थाई बेंच नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई अस्थाई बेंच नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता होता है, जिसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में महिलाओं को बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? तो मताधिकार संबंधी विधेयक जो पारित हुआ था वो 22 नवंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद की अवधि क्या होता है? देखिए, विधान परिषद का अवधि पूछ लिया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा ताकि नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि विधान परिषद का जो अवधि होता है वो नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका विघटन नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि विधान परिषद के सदस्य का अवधि पूछ देगा तो वो 6 वर्ष का हो जाएगा। सदस्य की अवधि क्या हो जाता है? 6 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कोई अवधि नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद क्या है? अस्थाई सदन है, जिसका विघटन नहीं होता है। लेकिन विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होता है रिटायरमेंट हो जाता है। क्या करता है? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिसका जो सदस्य जो होते हैं विधान परिषद का 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है उसका। क्लियर हो गया? तो विधानमंडल की संरचना, इसी में कुछ नया हम जोड़ देते हैं कि विधानमंडल की संरचना जो होगा वो संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत होता है, और राज्यों में एक विधान परिषद का जो व्यवस्था होता है वो 169 के तहत किया जाता है। जैसे राज्यों में कोई राज्य में विधान परिषद की अगर जरूरत पड़ेगा तो कहेगा कि इस राज्य में हमें विधान परिषद चाहिए, तो वो व्यवस्था जो होता है वो 169 के तहत किया जाता है। लेकिन जब व्यवस्था हो जाता है और विधान परिषद का जब गठन किया जाता है कि विधान परिषद का गठन करेंगे, तो वो 171 के तहत गठन होता है। तो विधान परिषद का व्यवस्था जो हो जाएगा वो 169 के तहत हो जाएगा, और विधान परिषद का जो गठन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 171 के तहत गठन होता है। तो क्लियर हो गया? जब किसी राज्य में विधान परिषद का संरचना करना है तो उसके बारे में जो व्यवस्था होता है वो अनुच्छेद 169 के तहत होता है। और जबकि संरचना हो जाता है, विधान परिषद का जब गठन करना रहता है कि कितना सीट इसमें आवंटित किया जाए, तो 171 के तहत संरचना किया जाता है। और विधानसभा का संरचना जो होता है वो 170 के तहत होता है। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो यह संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। आप लोग जानते होंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया आएगा और जब त्याग पत्र देगा कोई सदस्य या अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति को देगा। कोई भी लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष हो, वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा
किसी सदस्य को हटाने की बात आएगा तो वो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति के संबंध में अगर बात आता है तो वो राज्यपाल नियुक्ति करता है। क्लियर हो गया। और यह जो सदस्य होते हैं, लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वो 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होते हैं। संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो होता है संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत होता है। कितने के तहत होता है? 315 के तहत होता है। तो इसी कड़ी में बिहार लोक सेवा आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, और उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे बनाए गए थे श्री राजेंद्र धारी सिन्हा को बनाए थे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे भारत रत्न से नवाजा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको आने वाला एग्जाम में आपको देखिएगा यह क्वेश्चन जो है मिलेगा। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया। ऑप्शन ए हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। बता दूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था, और समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था, जो कि अब जो है कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। अब इसको पितौंझिया गांव को किस नाम से जानते हैं? कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया। और कर्पूरी ठाकुर जी का जो मृत्यु हुआ था वो 17 फरवरी 1988 को हो गया था। क्लियर हो गया। कर्पूरी जी को जननायक इसलिए कहा गया कि लोगों के द्वारा ये प्रिय व्यक्ति थे। इसलिए प्रिय थे क्योंकि ये एक बार डिप्टी सीएम बने और 2 बार डिप्टी सीएम बने। एक बार डिप्टी सीएम बने और 2 बार सीएम बने थे, और इस 3 कार्यकाल में बहुत ही शानदार कार्य किए, जो लोगों को जो है लोगों के लिए मसीहा बन गए। सामाजिक न्याय का मसीहा इसे कहने लगे। पिछड़े वर्ग को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, दलित वर्ग को आरक्षण, महादलित को आरक्षण, आदिवासी को आरक्षण, सभी को आरक्षण प्रदान करने वाला ये प्रथम व्यक्ति हुए। इसीलिए इसे जननायक कहा गया। क्या कहा गया? जननायक कहा गया। 1967 में जब ये डिप्टी सीएम बने, 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक ये डिप्टी सीएम रहे। इस बीच में जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को बिहार राज्य से खत्म कर दिए थे, क्योंकि उस समय जो है लिटरेसी इतनी कम हो रही थी कि लोग अंग्रेजी में जो है बच्चे लोग जो है वो पास ही नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से लिटरेसी बहुत गिरते जा रहा था, और उच्च शिक्षा जो है बच्चे लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो देखा कि अंग्रेजी बाधा बन रहा है, इसलिए जो अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया 1967 में। और ये कर्पूरी ठाकुर जो थे ये नाई जाति से बिलोंग करते थे। बता दूं कि 1970 में से 1971 तक ये सीएम बना। पहला बार जो है ये सीएम बना, और सीएम जब बना फिर दोबारा सीएम बने थे 1977 से 1979 तक बना रहा। जब 1977 में ये दूसरी बार सीएम बने तो इन्होंने एक और अच्छा काम किया। क्या काम किया? कि मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर दिया। मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाला ये बिहार जो है ना देश का पहला राज्य बन गया था। तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बन गया। किसके तहत? ये कर्पूरी ठाकुर जी के जरिए। देश के पहले सीएम जो अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया था। मैट्रिक तक की पढ़ाई को क्या कर दिया? मुफ्त कर दिया। और उर्दू को बिहार का दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया।
दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा जो है बिहार में जो मिला था, उर्दू को मिला था, और कौन दिए थे? यही कर्पूरी ठाकुर जी ही दिए थे। तो इस तरह से मतलब बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा अच्छा काम कर गए, जिसके लिए आज हमें उन्हें याद करने का पल महसूस हो रहा है, और लोगों के मन में यह एक भावना, उत्तेजना उत्पन्न होता होगा कि ये बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान करके अपने आप को जीवंत रखा और बिहार को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाने में योगदान दिया। उसी समय ईडब्ल्यूएस को भी 3% का आरक्षण दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो कि आज हमें उन्हें याद करने का एक नया अवसर प्रदान हुआ, जो उन्हीं का देन था कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। तो भारत रत्न से नवाजा जाने वाला ये 49वां व्यक्ति हुए। कौन सा व्यक्ति हुए? 49वां व्यक्ति हुए। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने बिहारी व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? अब तक कितने व्यक्तियों को अब तक कितने बिहारी व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो अब तक 5 व्यक्तियों को जो है बिहार के 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो बताऊंगा कि सभी का डिस्कस करूंगा कि कौन कौन 5 व्यक्ति है। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय सबसे पहले किसको मिला था? डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला था 1961 ईस्वी में। दूसरा व्यक्ति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1962 ईस्वी में इन्हें दिया गया भारत रत्न। तीसरे व्यक्ति थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो 1999 में इसको भारत रत्न मिला था। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बता दूं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन से ये लोकप्रिय हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में यह एक आजाद दास्ता नाम का संगठन तैयार किया था, और भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाया था आजाद दास्ता के माध्यम से। 1999 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। चौथा व्यक्ति था शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसका जन्म जो हुआ बक्सर में हुआ था। 2001 में इसे जो है ना भारत रत्न से नवाजा गया। और 5वां व्यक्ति जो अभी जस्ट हम बताएं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो इस तरह से 5 व्यक्ति को जो बिहारी है उसे नवाजा गया है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने विदेशी मूल के व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो विदेशी मूल के जो व्यक्ति है वो 3 है। कितने हैं? 3 विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। तो कौन कौन थे? पहला मदर टेरेसा थे, 1980 में मिला था। दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में मिला। और तीसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे, 1990 में मिला। तो ये 3 व्यक्ति जो थे वो विदेशी मूल के थे, जिसे भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो जस्ट हम डिस्कस किए थे इसका कि अब तक जो है कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 49 व्यक्तियों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है। कितने व्यक्तियों को? 49 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक मरणोपरांत कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 12 व्यक्तियों को जो है मरणोपरांत अब तक जो है मिल चुका है। तो पहला व्यक्ति कौन थे? तो पहला व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिसे 1966 में भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया है। तो कौन हो जाएगा? गया ऑप्शन।
ऑप्शन बी हो जाएगा गया। गर्म जिला हो गया। उसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा अगर पूछ देगा तो किशनगंज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो किशनगंज में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम वर्षा की बात करेगा तो सबसे कम वर्षा जो है अरवल में होता है। किसमें होता है? अरवल में होता है। पूरे बिहार में जो वर्षा होता है वो कितना होता है? 1205 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1205 मिलीमीटर वर्षा होता है पूरे बिहार में। सालाना होता है, ये साल भर का वर्षा है। बता दूं कि सबसे मतलब सर्वाधिक जो औसत आर्द्रता है वो सुपौल जिला का है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। इसका खंडपीठ कहाँ था? तो इसका खंडपीठ जो था वो कटक में था, जो अभी उड़ीसा में पड़ता है, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार कब गठित हुई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार जो गठित हुआ था वो 20 जुलाई 1937 को गठित हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रवाह वाले, गंगा नदी के प्रवाह वाले बिहार के कितने प्रमंडल हैं? तो गंगा नदी के प्रवाह वाले बिहार के कितने प्रमंडल है? तो 7 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? 7 प्रमंडल हैं। जबकि 2 ऐसे प्रमंडल हैं जो कि गंगा नदी के प्रवाह वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो कोसी और मगध है। कौन है? कोसी और मगध। तो ये प्रीवियस बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल कितने जिले हैं? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम डच फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? तो प्रथम डच फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था वो 1632 में हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो प्रमंडल है, कितना है प्रमंडल? तो 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल अगर पूछेगा तो 101 अनुमंडल है। कितना है? 101 अनुमंडल है। अगर नगर निगम पूछ दे तो नगर निगम 19 गो है। कितने हैं? 19 नगर निगम है। और अगर प्रखंड पूछ दे कि प्रखंड कितना है तो 534 प्रखंड है। कितना है? 534 प्रखंड है। और लोकसभा सीट तो आप जान ही रहे हैं, 40 लोकसभा सीट है। और विधानसभा सीट कितना है? 243 विधानसभा सीट है। क्लियर? और राज्यसभा सीट कितना है? 16 राज्यसभा सीट है। अब विधान परिषद सीट कितना है? तो 75 विधान परिषद सीट है। एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा जो होता है वो अरवल में होता है। कहाँ होता है? अरवल, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? सबसे पहले बिहार में कौन आया? सबसे पहले बिहार में कौन आया? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आया था। बिहार में कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे। बता दूं कि जिस प्रकार भारत में आए थे कि सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। उसी प्रकार बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता ने किस राजनेता ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा यह क्वेश्चन कि किस राजनेता ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है?
तो कौन बनाया है? नीतीश कुमार जी बनाए हैं, जो बिहार के सीएम हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, जो 9वीं बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। तो बता दूं कि ये नीतीश कुमार जो है जदयू के जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी है। सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश जी के पास हो गया है, 9 बार हो गया है, जो कि 17 साल से अधिक समय तक ये सीएम पद पर बने हुए हैं। अभी तक सीएम बना ही है। तो इससे कम जो है कौन लिया है? इसके आसपास में कोई शपथ लिया है क्या? तो 6 बार लिया है। कौन लिया है? तो 6 बार 2 मुख्यमंत्री है जो कि 6 बार शपथ ग्रहण किया है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जो थे वीरभद्र सिंह। आप सुने होंगे कि वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम पद का शपथ ले चुके हैं। वो 21 साल तक मुख्यमंत्री पोस्ट पर रहा। और तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्वर्गीय जयललिता जी जो थे, वो 6 बार सीएम पद का शपथ ले चुके थे, जो 14 साल तक सीएम बना रहा। इस तरह से मैं जब इस तरह का डिस्कस हो रहा है तो मैं कुछ जैसे साल का डिस्कस कर देता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा साल तक जो है सीएम पद पर बना रहा। तो सबसे ज्यादा समय तक जो है सीएम पद पर कौन बना रहा, तो सबसे ज्यादा जो है वो पवन कुमार चामलिंग थे पहले नंबर पर, जो कि सिक्किम के हैं। वो 5 बार सीएम पद का शपथ लिया था, लेकिन 24 साल 166 दिन तक वो सीएम पद पर बना रहा था। दूसरा व्यक्ति नवीन पटनायक है, जो कि दूसरे व्यक्ति 24 साल तक ये शासन किए थे। 24 साल तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहा और 5 बार ये शपथ ग्रहण किया था। और तीसरे व्यक्ति ज्योति बसु हुए, जो कि पश्चिम बंगाल के थे, जो कि 5 बार ये भी शपथ ग्रहण किए थे और 23 साल 137 दिन तक जो है ये सीएम पद पर बना रहा। और चौथे व्यक्ति थे गेंगोंग अपांग। गेंगोंग अपांग जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 5 बार सीएम पद का शपथ लिया और कुल 22 साल 250 दिन तक जो है ये सीएम पद पर बना रहा। और 5वां व्यक्ति जो थे ललथनवाला, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री थे और 5 बार ये भी शपथ ग्रहण किए थे। और ये कुल 22 साल 60 दिन तक जो है ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो इस तरह से सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री बने का डाटा दे दिए। और मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में जब ऐसा चर्चा हो रहा है तो मैं बताऊं कि नीतीश कुमार जी का जो 9 बार जो सीएम पद शपथ ग्रहण लिया है, तो कुछ हम डिस्कस करूंगा। पहली बार जो ये शपथ ग्रहण लिए थे वो 2000 ईस्वी में लिए थे, जो एनडीए के समर्थन से बना था। 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। दूसरी बार एनडीए के समर्थन से ही बना था, 2005 से 10 तक सीएम बना रहा। फिर तीसरी बार जो है एनडीए के समर्थन से 2010 से 2013 तक रहा। और फिर चौथी बार जो सीएम बना वो 2013 से 2014 तक एनडीए के समर्थन से ही बना। फिर 5वीं बार जो सीएम बना वो 2015 से 2017 तक बना और महागठबंधन के सहयोग से बना था, आरजेडी प्लस के सहयोग से बना था ये 15 से 17 के बीच। फिर छठी बार जो मुख्यमंत्री बना वो 2017 से 2020 तक रहा, जो कि एनडीए के समर्थन से रहा था। और फिर 7वीं बार जो सीएम बना वो 2020 से 2022 तक बना रहा, जो एनडीए के समर्थन से बना। फिर 8वीं बार जो सीएम बना वो 2022 से 2024 तक बना रहा, महागठबंधन आरजेडी प्लस के समर्थन से बना रहा। अब फिर 9वीं बार जो शपथ ग्रहण किए, ये हाल ही में 1-2 दिन पहले शपथ ग्रहण किए हैं, जो एनडीए के समर्थन से बने हैं। तो 9वीं बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो इस तरह से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आने वाला समय में हो सकता है कि सभी का रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी तोड़ देंगे, चाहे वो समय के मामला में हो, चाहे वो ज्यादा बार शपथ ग्रहण के मामला में हो। तो समय के मामला में बता ही दिए हम कि सबसे ज्यादा समय तक जो है
मुख्यमंत्री कौन बना रहा है? 24 साल 166 दिन तक बना रहा था वो पवन कुमार चांगुली। क्लियर हो गया था, सिक्किम के मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार जी के बारे में जब इतना डिस्कस किए हैं तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि जन्म इनका जो हुआ था वो 1 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ था, बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। इनका उपनाम जो है वो मुन्ना है। इनको इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। क्या थे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो इंजीनियरिंग से ये ग्रेजुएट किए थे। और एनआईटी जो पटना देख रहे हैं वहीं का ये छात्र रह चुके हैं। बता दूं कि 1974-75 में जब जेपी आंदोलन चल रहा था, उस समय ये नीतीश जी उभर कर सामने आए और जॉर्ज फर्नांडिस एवं लालू जी के साथ पॉलिटिकल करियर का शुरुआत किया था। इस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और आने वाला समय में एक नए नए रिकॉर्ड स्थापित करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसमें देखिए क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि राज्यों में कौन सा स्थान है या राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो इसमें मैं क्लियर करूंगा कि राज्यों में जो बिहार का स्थान है वो 12वां है। राज्यों में कौन सा है? 12वां है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का स्थान क्या है क्षेत्रफल में, तो वो 13वां हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है बिहार से बड़ा है। ये क्लियर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, बिहार का औद्योगिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का औद्योगिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय कौन है? तो बेगूसराय है। कौन है? बेगूसराय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो बताए थे हम कि सुपौल है। कौन है? सुपौल है। बता दूं कि सर्वाधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में होता है, जबकि सबसे कम वर्षा होता है वो अरवल में होता है, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला जो है वो सुपौल है। बिहार में सामान्य वर्षा जो होता है वो 1205 mm होता है, 1205 मिलीमीटर वर्षा होता है। और जबकि जलवायु कैसी है बिहार की? तो मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में होता है, सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। ध्यान में एकदम रखिएगा, आने वाला एग्जाम में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के संदर्भ में क्या सही है? गंगा नदी के बारे में पूछ लिया है। गंगा नदी के संदर्भ में क्या सही है? तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है, तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है, 445 किलोमीटर है। गंगा बक्सर चौसा जो है, बक्सर चौसा होते हुए, ये बक्सर में ही चौसा पड़ता है, बक्सर चौसा होते हुए बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, एकदम बिल्कुल सही। और कटिहार होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन है, गंगा नदी पर बिहार के 12 जिले हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया, तो अब उपर्युक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो मुजफ्फरपुर रखता है। कौन रखता है? मुजफ्फरपुर रखता है। मुजफ्फरपुर के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो है ना शाही लीची का उत्पादन होता है। कौन सा लीची? शाही लीची का उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर जो है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? तो दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का पूरे देश में स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। जबकि जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, सभी लोग जान रहे हैं। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन करता है वो पूर्णिया करता है। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन
कौन सा जिला करता है? तो बिहार में पूर्णिया करता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। और राजकीय वृक्ष अगर पूछ देगा, राजकीय अगर वृक्ष पूछेगा तो वो पीपल हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और राजकीय पशु पूछेगा तो बैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य देश के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य है? पूरब में बंगाल से सटता है, दक्षिण में झारखंड से टच करता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से टच करता है, और उत्तर में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि नेपाल टच करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बिहार जो है किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है? तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में कौन सही है? देखिए, बिहार के संदर्भ में पूछ लिया है, बिहार के संदर्भ में कौन सही है? तो बिहार के सभी ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, एकदम सही ऑप्शन है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो गया है, एकदम बिल्कुल सही। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, बिल्कुल सही ऑप्शन। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, बिल्कुल सही ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, आपको आने वाला एग्जाम में जरूर आपको जो है ना यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बिहार का योगदान जो है वो 16.7% है। यह जो अध्ययन किया था लेसेंट के द्वारा किया गया था, लेसेंट के द्वारा किया गया था। इसमें पाया गया था कि बिहार में बाल विवाह का जो मामला का योगदान है वो 16.7% का योगदान है बिहार के द्वारा। बिहार में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होता है वो सुपौल में होता है। कहाँ होता है? सुपौल में होता है। उसके पास दूसरे स्थान पर जो है बेगूसराय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? तो बिहार राज्य में कितना प्रतिशत आबादी गरीब है? तो 26.59% आबादी जो है गरीब है। पहले स्थान पर बिहार है। नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी, हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, उसमें पहले स्थान पर जो है वो बिहार ही है गरीबी की स्थिति में, जो 26.59% लोग गरीब है। बता दूं कि दूसरे स्थान पर झारखंड है जो कि 23.34% गरीब है, और तीसरे स्थान पर जो है यूपी है जो कि 17.40% गरीब है। तो आप इस तरह से क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने और बिहार पर्यटन नीति, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यटन को बढ़ावा देने और बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, बिहार सरकार द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? ये वाराणसी में किया गया था। पर्यटकों को क्या करता है? बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन नीति जो है 2023 निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो किया था, जो कहाँ किया था? वाराणसी में किया था। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हमें इजाजत दीजिए। अब पुनः एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहिए। इसी में मैं अपना योगदान देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।